नमस्कार, मैं अभिषेक सेनगुप्ता फ्रॉम टेल्स एंड टॉक पॉडकास्ट बाय एएसडी टॉक्स। दोस्तों, पैसा कमाना एक स्किल है, बट पैसे को सही जगह कैसे लगाया जाए ये एक थ्रिल है। ये लाइंस मैंने आज कहीं से चुराए हैं। इट्स नॉट माई लाइंस, बट इंटरेस्टिंगली इन लाइंस में हमको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो इस विषय पे ही हमसे बात करने वाले हैं। ही इज़ अ CA बाय प्रोफेशन, और उनके बारे में मैं जितना भी कहूँ वो उतना कम है, बिकॉज उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है साहूकारी टू डिजिटल लैंडिंग। व्हाट अ टाइटल। इंटरेस्टिंगली इनकी एक और बहुत बेहतरीन चीज़ है, वो ये है कि ही इज़ नोन टू हेल्प द जेन जी ग्रुप। इनकी कंपनी का नाम है जेन जी CFO। इट्स एन इंटरेस्टिंग नेम दैट हैज़ कम अप, और इसके आगे की जो जर्नी है वो खुद बताएंगे। तो मैं मनीष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष मिश्रा जी आज हमारे साथ पॉडकास्ट में है। मनीष मिश्रा जी हैज़ डन अ जर्नी। तो बिफोर आप कुछ कहें, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। आपका जो इंटरेस्ट है वो नंबर्स में है, तो क्या आपका खुद के नंबर में ज़्यादा इंटरेस्ट है, या कोई आपके पास आता है कुछ सीखने के लिए उसका नंबर ठीक करें, तो किस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा है? सबसे पहले तो धन्यवाद अभिषेक जी, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में मौका दिया अपनी बात रखने का। अब जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि नंबर्स, हमें अपने नंबर्स देखने हैं या क्लाइंट्स के नंबर देखने होते हैं, या कोई भी प्रोस्पेक्टिव आदमी होता है उसका, तो सबसे पहले तो डेफिनेटली अपने नंबर देखना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपने नंबर आप नहीं देखोगे तो आप ज़िंदगी में ग्रो नहीं करोगे। हाँ, बट लेकिन ये है कि हमारा जो प्रोफेशन है, हमारे प्रोफेशन में या कोई भी जो एडवाइजरी प्रोफेशन में होता है, या जो कंसल्टेंट होता है, चाहे कोई फाइनेंस कंसल्टेंट हो या बिजनेस कंसल्टेंट हो, तो वो हर को सामने क्लाइंट का नंबर अगर बढ़ेगा तभी हमारा नंबर बढ़ेगा। तो वी बिलीव ऑन द म्यूचुअल ग्रोथ। अगर क्लाइंट ग्रो करेगा तो हम ग्रो करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्लाइंट के नंबर सही करने पड़ेंगे, यानी कि जो हमारी सेवा ले रहा है, हमारी सर्विस ले रहा है, पहले उसका नंबर हमें ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारा नंबर सही होगा। मतलब आपका इंटरेस्ट होता है कि पहले भैया दूसरे का नंबर ठीक करें तो अपने आप अपना नंबर ठीक हो जाएगा जी, बेहतर। अच्छा, एक और छोटा सा प्रश्न मन में आया, वो ये है कि आप CA हैं बाय प्रोफेशन, और एक CA अच्छा बिजनेसमैन होता है? सीए, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर सीए बिजनेस करेगा तो एज़ कम्पेयर टू बाकी अच्छा बिजनेसमैन तो होगा। मतलब जो लोग CA नहीं हो बिजनेस को करें या ना करें? नहीं, जो सीए है बिजनेस बिल्कुल करे, बिकॉज कि सीए नंबर को थोड़ा अच्छा तरीके से समझ सकता है, कंप्लायंस को थोड़ी अच्छी तरीके से समझ सकता है। तो जो गलतियां नॉर्मल एंटरप्रेन्योर करता है, जो उस चीज़ को इग्नोर करता है, वो सीए नहीं करेगा, तो वो थोड़ा सा 2 कदम आगे रहेगा बाकी मतलब एंटरप्रेन्योर से। अगर सीए के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल आ जाए तो वो एज़ कम्पेयर टू अदर एंटरप्रेन्योर अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जो CA नहीं है वो अपने साथ किसी अच्छे CA को जोड़ ले तो उसका काम ऑब्वियसली बहुत अच्छा हो जाता है। यस, बिल्कुल सही बात है। अब आपकी कंपनी का नाम है जेन जी CFO। CFO। तो ये जेन जी CFO के पीछे क्या मतलब वजह क्या है, क्या है हाँ, लॉजिक? मैं इसका आपको बताता हूँ। उसमें क्या हुआ कि जब मैं हम एक वैसे तो हम नॉर्मल सीए जो प्रैक्टिस होती है, सीए फर्म अपनी है, तो सीए फर्म चला रहे थे। बट हमने सोचा कि आजकल थोड़ा सा ब्रांडिंग, मार्केटिंग और इसका दौर है, तो उसमें हमने नाम, जब हमने सर्च करना शुरू किया कि क्या नाम रखा जाए अपनी एडवाइजरी फर्म का या अपनी एडवाइजरी ब्रांड का, तो उसमें फिर हमने रिसर्च किया तो हमने पाया कि आज की डेट में लगभग 54% से ज़्यादा, या मान के लो 50%, 60% ज़्यादा दुनिया में जो पॉपुलेशन है वो जेन जी की है, और उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है हिंदुस्तान में है, जो जेन जी। अच्छा, इज इट ट्रू? यस, मतलब अगर आप जेन जी की बात करेंगे, 90 के बाद पैदा हुए जो भी पॉपुलेशन है, 90, जैसे हम लोग मिलेनियल में आते हैं, तो जो 90 के बाद जितने पैदा हुए उनको सब जेन जी का कैटेगरी दिया गया है। ओके। तो सबसे ज़्यादा जो वर्किंग प्रोफेशनल या वर्किंग जो यू कैन से द वर्कफोर्स है, जो कुछ कर सकती है, कुछ करना चाहती है, और तो वो जेन जी है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। और दूसरा, जेन जी क्या है, जेन जी का जो जो खासियत है जेन जी की, जेन जी चूँकि एक कंफर्टेबल जोन में पैदा हुआ, यानी कि पहले जो स्ट्रगल्स थी वो मिलेनियल तक रही, स्ट्रगल्स उसके बाद ख़त्म हो गई। उन्होंने कभी लाइट जाते हुए नहीं देखा, उन्होंने मोबाइल इंटरनेट को पहले दिन से देखा। तो जितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो सकती है उन्होंने सब देखी। तो उनका
उनका जो एक काम करने का तरीका है, उनका जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है, वो थोड़ा सा बाकी लोग मिलेनियल या बूमर के मुकाबले अलग है। यानी कि वो ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, यू कैन से कि जल्दी उनको रिजल्ट चाहिए। और उसके अलावा वो नेवर गिव अप वाली जो फिलॉसफी है, यानी कि वो जल्दी या 2-4 बार ट्राई करें उसके बाद छोड़ देंगे, ठीक है। या वो फास्ट ग्रो करना चाहते हैं और वो टेक सेवी है, सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का सहारा लेके काम करना चाहते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उस ब्रॉडर ऑडियंस को कैप्चर करने के लिए या उस ब्रॉडर ऑडियंस को गाइड करने के लिए हमने वो जेनजी CFO का नाम रखा। जेनजी मतलब कि जनरेशन जेड, और CFO का मतलब चीफ फाइनेंशियल अफसर, यानी कि जो आपको अपना बिजनेस शुरू करने से लेके उसको IPO तक ले जाना या उसको एग्जिट कराना, यानी कि आपको धंधा शुरू करने से लेके उसको वहाँ से एग्जिट करने का, एग्जिट का रूट हो सकता है, चाहे वो IPO आए या मर्जर एक्विजिशन होए या जो भी बाकी जो तरीके हैं एग्जिट करने के, सारे एग्जिट करने के तरीके को पूरा गाइड करता है। फैंटास्टिक। बहुत दिनों बाद मैंने किसी के मुंह से मैंने Z वर्ड सुना है, लेकिन आज की डेट में मैं अपने बच्चे को बोलता हूँ ना कोई चीज़ Z XYZ, तो वो बोलता है नहीं पापा इसको कहते हैं XYZ। तो ये एक बड़े समय के बाद ये सुना है। अच्छा, एक छोटा सा एक क्वेश्चन ये है कि जब आप अपने ऑफिस में होते हैं, ऑफ कोर्स मतलब आप इतने क्लाइंट्स को हेल्प कर रहे हैं और आपके पास इतने सारे लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स हैं, जो आई एम श्योर मतलब आपके लिए समय निकालना बहुत बड़ा काम है। और उसमें जब आपके पास कोई वॉक इन करता है, डेफिनेटली आप हर एक को तो बिज़नेस देना पॉसिबल है कि नहीं, आई डोंट नो, बट जब आपके पास कोई वॉक इन करता है कोई बिज़नेस के माध्यम से कि आप हमारे को एडवाइस करो या आप हमारे एडवाइज़र ही बनो, उसमें 2-3 तरह की अपीयरेंसेस आती होंगी। एक कस्टमर का अपीयरेंस आता होगा जो बहुत पैनिकी होगा, एक कस्टमर का अपीयरेंस आता होगा जो बहुत इंक्विजिटिव होगा, एक होगा बहुत बहुत सहमा हुआ सा, और एक होगा क्लूलेस। तो आप अपना सिलेक्शन किस बेसिस पे करते हैं? फर्स्ट अपीयरेंस, जो मैं समझता हूँ जब भी कोई एडवाइजरी हो, वो एक फर्स्ट अपीयरेंस के बेसिस पे अपना जजमेंट बनाता है एज अ प्रोफेशनल। सो आपका इसमें कोई क्ल्यू है, कोई क्राइटेरिया है कि किस बेसिस पे आप अपना कस्टमर्स को हेल्प करने के लिए डिसाइड करते हैं? क्योंकि हर बिजनेस को आप कर नहीं सकते, ट्रू, लेकिन कौन कौन से बिजनेसेस को आप टेक ऑन करते हैं? तो क्या इसमें पर्सनालिटी ऑफ द बिजनेसमैन कुछ इम्प्लीमेंटेशन डालता है या यू गो बाय योर वे? मैं इसको दूसरी तरह से आपको बताना चाहूँगा जी कि हमारा हमारा जो एक्सपीरियंस है या हमारी जो फर्म का जो एक्सपीरियंस है, हमारे जो टीम का जो एक्सपीरियंस है, हम वर्सटाइल एक्सपीरियंस है हमारे पास। यानी कि जैसे हमने मैन्युफैक्चरिंग में भी हमने काम किया है कॉर्पोरेट लेवल पे, रिटेल में भी काम करा है कॉर्पोरेट लेवल पे, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में करा है, फूड इंडस्ट्री में करा है, तो मल्टीपल डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस हमारे पास है। अच्छा। तो अब रही बात कि जब क्लाइंट कोई आता है तो ज़्यादातर क्लाइंट जब आता है तो ज़्यादातर तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि ये वाला काम करना है तो कैसे होगा, ये वाला काम करना है तो इसके लिए कौन कौन से लाइसेंसेस चाहिए। सबसे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी ये एक प्रॉब्लम जो है कि लाइसेंस, वो हर जगह लाइसेंस चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान में थोड़ा ज़्यादा लाइसेंस चाहिए एज़ कम्पेयर टू बाकी अगर कंट्री की बात करेंगे तो सबसे बड़ा तो एक क्यूरियोसिटी होता है कि ये करने के लिए लीगल कंप्लायंस के ही एंगल से अगर देखा जाए तो। और उसके अलावा चूँकि हमें हर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है तो उसके हिसाब से हम उसको गाइड कर पाते हैं कि एक तो लाइसेंसेस तो बेसिक चीज़ हो गया, वो हो जाएगा, टैक्स का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कंपनी बन जाएगी, ये सब सारा चीज़ हो जाएगा। उसके बाद भी उस इंडस्ट्री की इनसाइट क्या है या उस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है या उस इंडस्ट्री में तुम्हें क्या करना चाहिए, इस सब चीज़ों पे भी हम गाइड करते हैं। तो वो सारा क्लाइंट पे डिपेंड करता है। और नॉर्मल आज की डेट में जो क्लाइंट जो आता है, अगर जेनजी की बात करोगे, ज़्यादातर तो जेनजी ही क्लाइंट बनेगा, अब जो बन भी रहा है, तो वो सब पहले से ही, पहली बात तो वो खुद स्टडी करके आते हैं, खुद पढ़ लिख के आते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो पहले से जानते होते हैं। तो वो आपका मतलब आपके पास तभी रुकेगा अगर आप उनसे ज़्यादा जानते होगे। ट्रू, दिस इज़ द मतलब फैक्ट इन द एडवाइजरी बिजनेस, मतलब इन करंट सिनेरियो, कि आपके पास क्लाइंट तभी रुकेगा अगर आप उससे ज़्यादा जानते होगे। पहले की तरह नहीं है कि पहले आपने जो सिखा दिया वो सीख गया, वो सब पहले सीख के आता है। आज वो AI पे सब रिसर्च करके आता है, सब देख के आता है, सब समझ के आता है। बल्कि वो बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपडेट नहीं होते, वही बता देता है भाई ये वाला चेंज हो गया है ये वाला रूल चेंज हो गया, अब ये हो गया। तो
ये मतलब ओवरऑल जो चेंज आया है मतलब आज की डेट में। बट अंडरस्टूड, बट अगेन इसको मैं और विस्तार से आगे आपसे पूछूंगा टेक्निकली। कॉम्प्लायंसेस की बात आपने करी है अभी, तो कॉम्प्लायंसेस में अगर, क्योंकि जो मैं समझता हूँ ना, हर आदमी जो भी व्यापार कर रहा है या जो भी व्यापार से संबंधित है, somebody इज रिलेटेड टू अ बिजनेस, ये कॉम्प्लायंसेस वर्ड हर शख्स यूज़ करता है। अच्छा, आप किसी से अगर पूछें इसका डिस्क्रिप्शन तो शायद सबके वर्जन्स अलग अलग हों। मेरा ये मानना है जिस बंदे को बिजनेस करना है या जिस शख्स को बिजनेस करना है, उसको अगर सिंपल वर्ड्स में 5 साल के बच्चे की तरह अगर आपको उसको कॉम्प्लायंस वर्ड समझाना है तो क्या है? कंप्लायंस का वर्ड सिंपल अगर बच्चे को समझाना हो तो अब हर घर का एक नियम होता है। जैसे कोई भी घर हाउस होल्ड चलता है तो उसका कोई नियम होता है कि भाई अपने से बड़े का पैर छूना है, या कोई भी एक सबके अपने अपने कल्चर्स में पॉलिसी होगा। होती है, हाँ, ठीक है। तो आपको जो अपनी बेसिक पॉलिसी है या बेसिक जो आपकी मम्मी ने जो रूल बना दिया है या आपके फादर ने जो रूल बना दिया उस रूल को मानना है। तो अगर आप नहीं मानोगे तो आप जब तक उनके अंडर में हो तब तक तो आपको मानना पड़ेगा वाला रूल। तो इस द कंप्लायंस इज ऑल टू मतलब दिस इज़ द कंप्लायंस। आप अगर किसी एक देश में रह रहे हैं, अगर आप किसी एक समाज में रह रहे हैं, एक समाज की जब स्थापना होती है तो एक रूल बनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अंतर्गत सारा स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया। उसी के अंतर्गत हर स्टेट में स्टेट को या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को या अलग अलग उनको एक पावर दी गई है। उस पावर के तहत टैक्स कलेक्शन का पावर है या जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंप्लायंसेस हैं उनकी पावर्स दी गई हैं स्टेट्स को या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को या सेंट्रल को। तो वो जो नियम बनाए गए हैं उस नियम को आपको पालन करना है, यही कंप्लायंस। फॉलोइंग मतलब एडेरेंस, बेसिकली एडेरेंस। कंप्लायंस इज ऑल इट्स ऑल अबाउट कि यू शुड फॉलो द रूल्स ऑफ लॉ या रूल्स ऑफ लैंड। ओके, जेन जी फॉर्मुलेटिवली अगर देखें बहुत वैरायटी रखता है अपने में। कोई आपसे एक बार में समझ के जाता है, कोई आपसे बार बार आपको नॉक इन करता होगा। अब जेन जी के माइंड को, क्योंकि आप जेन जी से एक सीमा से बाहर तक एक्सपीरियंस्ड है और वो आपके पास ऑफ कोर्स आपकी एक्सपीरियंस की वजह से आते हैं, तो जेन जी जब आपके पास अलग अलग क्वेरी लेके आता है तो क्या उनको एड्रेस करना आसान है? क्या वो इजीली चीज़ों को समझ जाते हैं? नहीं, जेन जी मैंने जैसे पहले बताया आपको कि जेन जी स्मार्टर देन अदर जनरेशन। स्मार्टर हैज़ सम स्पेसिफिकेशन आल्सो, सम गुड थिंग आल्सो। ओके, स्मार्ट होने से क्या है कि उसको आधी चीज़ें तो पहले से पता है, आपको खाली उसको एक रास्ता देना है, एक गाइडेंस देना है, Okay. एक रोड मैप देना है, तो वो जल्दी वो उसको कर पाएगा। जो एग्जीक्यूट अच्छा कर लेता है, जो ढंग से कर लेता है, वो आपने अगर आप आज आप खुद देखोगे जितने यूनिकॉर्न हैं, अगर मैक्सिमम देखोगे आप तो सब जेन जी ने बनाया हुआ। करेक्ट। सारा बिजनेस जेन जी ही ड्राइव कर रहा है। नए स्टार्टअप जितना आप बड़ी पुरानी की बात करेंगे, अगर पुरानी जो इंडस्ट्रियल हाउस है उनकी बात छोड़ दीजिए। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन तो जेन जी के उस पे ही हुआ है। मतलब जो मैन पावर या जो क्रिएटिविटी या जो इनोवेशन जो ला रहे हैं वो लोग तो यही लोग ला रहे हैं। तो उसमें कोई तो जो उनकी जनरेशन है तो टारगेट ऑडियंस भी वही है, तो ऑब्वियस है तो मैरी हो जाता है। अच्छा, मैरी से एक चीज़ याद आई मुझे। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई शख्स आपके पास एक बिज़नेस लेके आया, एक बच्चा ही सही, मतलब जो केटर कर रहा है, जो अपना बिज़नेस बनाना चाहता है, और आप शायद आपको लगा कि यार नहीं, ये जो है थोड़ा सा रॉन्ग ट्रैक ऑफ बिजनेस में है। सो दिस इज़ अ सिचुएशन, ठीक है, क्योंकि एग्रीमेंट तो सब कुछ कर देता है, बट डिसएग्रीमेंट अगर कहीं होता है तो आपके पास कोई एक सिचुएशन आता है जहां आप उसके बिजनेस फ्रेम से एग्री नहीं कर रहे हैं। सपोज अब वो उस लड़की को पसंद कर चुका है, अब बोलता है यार मेरे को तो शादी इसी से करनी है, बट आपको लग रहा है नहीं, ये शादी ठीक से मैच नहीं होगी। सो कभी ऐसा सिचुएशन आया है या कभी ऐसा कुछ हुआ है जहां आपको लगा नहीं यार दिस बिजनेस इज़ नॉट राइट फॉर दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल? तो क्या कभी ऐसा सिचुएशन आया है लाइफ में? नहीं, ये तो अक्सर आता है, आता रहता है। ये तो अक्सर आता है। इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम। इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम। और इसमें क्या है कि इसमें अलग अलग तरह की समस्याएं आती हैं कि एक तो आज जो स्टार्टअप का जो कॉन्सेप्ट चल पड़ा है कि स्टार्टअप करना है और कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे होते हैं कि जो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं,
उसको सॉल्व करने में लग जाते हैं। तो अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको सॉल्व करने में लगते हो तो वो इररिलेवेंट हो जाएगा, यानी कि उसमें कुछ फ़ायदा नहीं एक्चुअली बनने कोई वाला। प्रॉब्लम ही नहीं है। कोई बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हुई, आपने बहुत सारे स्टार्टअप आपने उस पे या बाकी आप भी देखते होंगे कि बहुत सारा ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो मतलब एक्चुअली में प्रॉब्लम है नहीं, बट उसको सॉल्व करने में लग गए। तो वो तो कुछ बहुत सारे ऐसे होते हैं। और बहुत सारे जो है जो सक्सेस स्टोरी है उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे रेप्लिकेशन ऑफ अ बिजनेस। जैसे जैसे यू कैन से दिस क्विक सर्विस, क्विक डिलीवरी वाला जो मॉडल है, या मार्केट प्लेस क्विक डिलीवरी का जो सेगमेंट जो कह सकते हैं इसको। तो इसमें इसको बहुत सारे लोग रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। अब एक कंपनी अगर सक्सेस होगी, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी सक्सेस हो जाओगे। करेक्ट करेक्ट। आप तो बहुत तरीके से ऐसी मतलब ऐसा चीज़ें आती हैं, इसमें कोई मतलब अलग अलग प्रॉब्लम, जैसे बताया मैंने कि जो प्रॉब्लम नहीं है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई चीज़ कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, या उनका स्किल सेट वो नहीं है, वो फैसिनेशन में या उसको ग्लैमराइजेशन में देख के उसको अट्रैक्टिव हो गए, उसको करने की कोशिश करते हैं। तो हम जब हमारी कोशिश यही रहती है कि हम उसको बताते हैं भाई कि आपके लिए सही गाइडेंस देना, ये आपके लिए नहीं बना है, या अगर ये इस रास्ते में जाओगे तो इतनी देर बाद ये चीज़ एक्सीडेंट हो जाएगा, या ये नहीं कर पाओगे, या ये नहीं होगा। तो ये अपना काम है गाइडेंस देना, हम गाइडेंस देते हैं। अब उसके बाद अगर वो खुद ही एडवेंचर करना है तो उसमें फिर कुछ किया नहीं जा सकता। कुछ किया नहीं जा सकता। आप मेरे ख्याल से यू हैव हैंडल्ड प्रोजेक्ट आउटसाइड द कंट्री एज वेल। बाहर भी आपने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और करते आए हैं। तो क्या फ़र्क है सर बाहर के कल्चर और हमारे कल्चर में? क्योंकि कॉन्सेप्चुअलाइजेशन कहीं ना कहीं वेरी करता होगा, तो कुछ मेजर डिफरेंस जो आपको लगता हो? बहुत डिफरेंट है। एटीट्यूड में डिफरेंस सबसे इम्पोर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये। हाँ, मतलब स्किल को तो आप जो नॉर्मली मैं बोलता हूँ ये कि स्किल, कोई भी स्किल किसी के अंदर डेवलप की जा सकती है, और डिपेंड करता है कि उसके अंदर किस चीज़ की एक चाहत है। उसके अंदर उस टाइप की स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है, उसको रिफाइन किया जा सकता है, उसको एक्सेल किया जा सकता है। बट किसी के एटीट्यूड को चेंज करना थोड़ा सा आसान नहीं है, आसान। तो जो एटीट्यूड है, जो हमारा जो हिंदुस्तानी जो एटीट्यूड है वो डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू बाकी कंट्री के। आप चाहे चाइना की बात करें, चाहे यूएई अगर आप चले जाएं, यही इंडियन यूएई में या दुबई में ऐसी, या बाहर किसी भी कंट्री में जाके जब उस कंट्री के कल्चर के हिसाब से काम करते हैं तो वो जल्दी सफल हो जाते हैं, जल्दी सफल होते हैं और अच्छा ग्रो कर जाते हैं। अगर आप देखोगे कितने बाहर बहुत सारे देखो सीईओ या टॉप पोजीशन पे आप किसी भी देश में जाओगे तो हर जगह इंडियन मिलेगा। वो मतलब क्या कारण है, वो इंडिया से बाहर वो सफल हो जाता है और यहाँ पे नहीं हो पाता है। कि हम किसी चीज़ को लापरवाही से करना, किसी चीज़ को इग्नोर करना, या जुगाड़ ढूंढना, या जो है उसमें शॉर्ट सोल्यूशन ढूंढना, या क्विक मनी बनाने का तरीका ढूंढना। सिम भी मेरे ख्याल से बहुत मतलब देखा जाए तो आज की डेट में वी आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली। हमने जो भी डिजिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट लाए हैं या यूपीआई का कॉन्सेप्ट है, तो ये अपने आप में हमारे देश को एक स्ट्रक्चरल मुद्दा तो देता है। व्हाट डू यू थिंक सर? नहीं, उसमें कोई दो राय नहीं है कि डीमोनेटाइजेशन के बाद से या बोलिए डिजिटल इकोनॉमी कह सकते हो आप, डीमोनेटाइजेशन नहीं कह सकते। जो डिजिटल इकोनॉमी से उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारी चीज़ें सिस्टमेटिक होनी शुरू हुई हैं और फॉर्मल इकोनॉमी में आना शुरू हुआ है। वो सब चीज़ें हो रही हैं, स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है, लेकिन कोई इसी देश को स्ट्रक्चरल चेंज करने में टाइम लगता है। माइंडसेट को चेंज करने में टाइम लगता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है माइंडसेट की। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि अगर आपके पास कोई ऐसा सिचुएशन आया हो, या जैसे आप कंट्री की बात करें या आउटसाइड द कंट्री की बात करें, तो अगर बाहर की कंट्री में आपके पास कभी कोई ऐसा सिचुएशन आया है कि कोई बिज़नेस जो है वो डिज़ास्टर हो गया है, या इंडिया में कभी कुछ हुआ हो, कोई बिज़नेस जो है डिज़ास्टर हो गया और आपने उसको कुछ वेज में, कुछ मीन्स में उसको रेस्क्यू आउट किया हो? डिजास्टर तो जितने फ्लॉप कर गया, कुछ हो गया। एसएमईज़ हैं जो एसएमईज़ हैं, एसएमईज़ के साथ ज़्यादा डिजास्टर की सिचुएशन आती है। बड़े वाले तो एक तरह से संभल भी जाता है। तो उसमें मेन प्रॉब्लम आती है फाइनेंस की। फाइनेंस में क्या होता है कि आप जब मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड होता है, फंड का डाइवर्जन होता है, और
क्विक डिसीजन नहीं होता है, डिसीजन में डिले होता है, तो वहाँ सब ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं डिजास्टर की। जेनरिक है ये। जेनरिक प्रॉब्लम आती है। और बहुत सारे एसएमईज में आपने देखा होगा कि बहुत सारी आप खाली अगर नोएडा की बात करें तो आप देखोगे तो लाइन से इंडस्ट्रियल हब था, कितनी लाइन से फैक्ट्रियाँ होती थी। आज की डेट में अगर आप देखोगे तो कितनी फैक्ट्री चल रही है, वो बहुत सारा धंधे नहीं चल पाए। या अब होता क्या है कि 1 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ तक आना आसान होता है, उससे ऊपर जब जाने लगते हैं या 100 करोड़ तक भी जाना एक तरह से कर जाते हैं, बट उसके ऊपर आपको एक डिसिप्लिन, एक जो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन चाहिए आपको, एक आपको स्ट्रेटजिक मूव चाहिए। और सबसे जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कह सकते हो उसको, या जो एक माइंडसेट का फ़र्क है कि जो एंटरप्रेन्योर है, इंडियन एंटरप्रेन्योर है, वो सारा काम खुद करना चाहता है। वो कहता है कि मैं ही सीईओ, मैं ही सेल्स का आदमी हूँ, मैं ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं फाइनेंस का आदमी हूँ, मैं सारा काम मैं कर लूँगा। तो वही जो है सबसे बड़ा अंतर है बाहर के देश में। बाहर का देश वाले जितने जो अगर देखो तो वो अगर जो काम सीपीए का है वो सीपीए करेगा, लीवरेज करने में। हाँ, वो मतलब अगर मेरी अपनी किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सेल्स है या R&D है या बिजनेस डेवलपमेंट है, वो आपको आगे बढ़ाती है किसी धंधे को। करेक्ट। इंटरप्रेन्योर का काम है वो करना, ना कि जो है क्लर्कियल काम में फंसना या एडमिनिस्ट्रेटिव काम में फंसना। जिस काम को आप डेलीगेट कर सकते हो, जिस काम को दूसरा कोई कर सकता है, जिस काम को आप एम्प्लॉय रख के करा सकते हो, जिस काम को आप डेलीगेट करके या आउटसोर्स करके काम करा सकते हो, उस काम को खुद नहीं उसमें इन्वॉल्व, अपना टाइम नहीं खराब करना चाहिए। अपना टाइम आपको क्रिएटिव कामों में, एग्जीक्यूशन और ड्राइव के बीच में तय करना बड़ा ज़रूरी है एज एन एंटरप्रेन्योर। सो क्या जेनजी को ये पता है? मतलब जेनजी को तो लगता होगा यार कि सब काम मैं कर लूँ, दे आर गुड एट इट। जेनजी को पता है, जेनजी नहीं करना चाहता है, वो करना चाहता, वो ज़्यादातर जो मैं देखता हूँ उसमें वो उनको पता है कि मुझे क्या करना है। Okay. वो अब फोकस्ड है। और इसीलिए आप अगर देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो क्रिएटर अगर आप देखोगे तो जेनजी है। तो जो इनोवेशन है या क्रिएटिविटी जितनी आ रही है वो सब उधर से आ रही है। तो वो उनको पता है कि उनको क्या करना है, वो फालतू के चक्कर में नहीं फंसना चाहता। कुछ ऐसे हैबिट्स, फाइनेंशियल हैबिट्स, बिकॉज मैं ये समझता हूँ कि कई बार ना हर चीज़ को करने के लिए उसके कुछ स्पेसिफिक हैबिट्स होने चाहिए। कुछ ऐसे स्पेसिफिक फाइनेंशियल हैबिट्स जो एज एन एंटरप्रेन्योर आपको याद रखने चाहिए, बेसिक्स अगर आप शेयर करें तो। सबसे बड़ा बेसिक कि सस्ते में ख़रीदना है, महंगे में बेचना है। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जितनी आपका कॉस्ट ऑफ जो भी कॉस्ट हो आपके जो सामान की या सर्विस की, उससे ज़्यादा में आप उसको बेचें। दूसरा ये है कि आप जो फंड को आप अगर लॉन्ग टर्म का फंड है तो लॉन्ग टर्म के लिए यूज होगा, शॉर्ट टर्म का फंड है तो शॉर्ट टर्म के लिए यूज होगा। मतलब कि अगर आप कोई पैसा, कोई कैपिटल अगर आप ला रहे हैं, कि कोई भी कैपिटल आपके पास आ रही है, आपकी अपनी पूंजी है, या अगर आप कोई बारोइंग लेके भी कर रहे हैं, तो आपने जिस पर्पज़ के लिए लिया उसी पर्पज़ में आपको इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि आपने फ़ंड लिया लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए, यानी कि आपको फैक्ट्री बनाने के लिए या कोई स्ट्रेटजिक बड़ा काम करने के लिए, और उसको आपने मार्केटिंग और स्मॉल मतलब ये जो शॉर्ट टर्म उसमें आपने उसको डाल दिया या डाइवर्सिफाई कर लिया। या आप देखते होगे आप, जैसे आप बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियों ने फ़ंड रेज करा। पहले $1 बिलियन होता था उनका वैल्यूशन, आज 0 वैल्यूशन हो गया। तो उन्होंने फ़ंड का मिस यूटिलाइजेशन करा या मतलब कहीं डाइवर्सिफाई करा। अभी जैसे कुछ दिन पहले एक कंपनी का जो आया था जिसने बड़े बड़े महंगे फ्लैट्स खरीदे, बाहर फ्लैट खरीदा, गाड़ियाँ खरीदी, तो वो फंड रेज करके इन्वेस्टर्स का, तो वहाँ से एक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस चेक होता है और आपका बिजनेस तो जाता ही जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि आप फंड का डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा है तो लॉन्ग टर्म यूज करना है, शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट टर्म यूज करना है। दूसरा, आपकी जो यूनिट इकोनॉमिक्स है, आपकी अपनी जो कॉस्ट है, कॉस्ट से ज़्यादा बेचना है, उसको लॉस में नहीं बेचना है, सिंपल। ओके, फंड मैनेजमेंट प्राइमरली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप कहना चाह रहे हैं। तो फंड मैनेजमेंट तो सबको आता नहीं है, जहाँ गलतियाँ हो जाती हैं। तो क्या फंड मैनेजमेंट में आपकी एडवाइजरी कंपनीज उसमें हेल्प करती हैं? करती है तो किस लेवल तक जाके करती हैं? देखिए, मैं केवल ये नहीं बोलूँगा कि कि मेरी कंपनी करती है। आपको जो भी इंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेसमैन है, तो जैसे मैंने पहले बताया कि सारे काम आप खुद नहीं कर सकते। जैसे कि आप
एचआर का काम खुद नहीं कर सकते या फाइनेंस काम खुद नहीं कर सकते, तो ये एडवाइजेबल है कि आप अपने, चाहे जो सीए है आपका, अगर सीए आपका सीए समझता है आपके बिजनेस को, दो टाइप के सीए जो माइंडसेट है सीए का, एक सीए माइंडसेट है जो कंप्लायंस, टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी ये सब काम कर रहा है, वो तो कंप्लायंस का काम करता है, ठीक है, वो भी एक काम है, वो करना है, क्योंकि वो एक कंप्लायंस रिस्क है, अगर वो नहीं करेगा तब भी धंधा नहीं चलेगा। और बट ये अगर आपका सीए आपके नंबर्स को समझता है, आपके बिजनेस को समझता है, तो आपको या आप फुल टाइम सीएफओ रख सकते हो या आप पार्ट टाइम सीएफओ, जैसे हम लोग वर्चुअल सीएफओ सर्विस देते हैं, तो आप पार्ट टाइम सीएफओ या फ्रैक्शनल सीएफओ या एसओएस सीएफओ, जैसा भी आप सिचुएशनल, कि आप मतलब ये तो आज से नहीं, ये तो बहुत पहले से है कि एडवाइजर्स तो सबके होते थे ना, चाहे करेक्ट मतलब अगर आप राजा महाराजा के समय से हाँ, एडवाइजर, राजा महाराज समय से वो उन्होंने मंत्री बैठा रखे थे अलग अलग डिवीजन के, वो फाइनेंस मिनिस्टर उसका अलग था, सब कुछ अलग। तो वैसे आज भी अगर आपको राजा बनना है तो आपको तो मंत्रालय बांटना पड़ेगा, अगर नहीं मंत्रालय बांटेंगे तो आप तो राजा तो नहीं। अब जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो देनी पड़ेगी। तो वो अगर फाइनेंस का, अगर आप फाइनेंस प्रोफेशनल का अगर आप सर्विस लेते हैं तो डेफिनेटली वो आपको उसी डायरेक्शन में गाइड करेगा, क्योंकि उसने आप जैसे सैकड़ों लोगों को देखा है सक्सेस होते हुए या मिटते हुए, तो वो आपको, उसके पास केस स्टडी है, हो सकता है कि आप जो गलती करने वाले हो वो गलती कोई दूसरा कर चुका हो, उसका वो करेक्टिव एक्शन आपके लिए निकाल दे। बट मेरा कहीं हो सकता है मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव हूँ इस सोच में, तो क्या सीए बाय प्रोफेशन, बट आप डिफरेंट डायरेक्शन में हैं, बट मेरा यू आर वर्किंग एज अ बिजनेसमैन, बट अगर कोई सीए है तो उसका काम एडवाइजरी में होता है? क्या सीए का एडवाइजरी एक बिजनेसमैन लेगा टू टेक रिस्क? एपिटाइट सीए की रिस्क लेने की कितनी होती है मुझे नहीं पता, बट एक बिजनेसमैन की एपिटाइट ऑफ कोर्स वो रिस्क टेकर है। जहाँ तक एंटरप्रेन्योर को एडवाइस लेने की बात है तो उसमें कोई दो राय नहीं, जैसे हमने अभी डिस्कस कर रहे थे हम कि स्पेशलाइज प्रोफेशनल का एडवाइस लेना चाहिए। तो अब स्पेशलाइज प्रोफेशनल मतलब कि फाइनेंस में या तो सीए हिंदुस्तान में या बाहर के देशों में सीपीए माने जाते हैं कि ये फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं। अब उसमें दो तरह के प्रोफेशनल्स होते हैं। एक प्रोफेशनल होता है जो कि केवल कंप्लायंस देख रहा है, तो कंप्लायंस वाला तो कंप्लायंस रिस्क को आपको मैनेज कर लेता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बट जो कि आपको कराना चाहिए, वो तो मैंडेटरी है, वो करना ही करना है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट आपके पास नहीं है। अब दूसरा आता है कि फाइनेंस, एक ऐसा फाइनेंस प्रोफेशनल जो बिजनेस को समझता हो, जो एडवाइजरी, जो नंबर को समझता हो, बिल्कुल, वेरी गुड, वो एडवाइजरी, उसकी एडवाइजरी डेफिनेटली आपको लेनी चाहिए। जैसे मैंने बताया सलाहकार जो होते हैं, सलाहकार आपको सलाह लेनी ही चाहिए। अलग बात है कि आप 2 लोगों से सलाह लो या 3 लोगों से सलाह लो, या अपने डाटा को एनालाइज करके उस डेटा का मतलब समझो उस प्रोफेशनल से कि डेटा का मतलब क्या है, इम्पोर्टेंट। उसके बाद आप डिसीजन आप खुद लो। डिसीजन कोई जरूरी नहीं है कि आप ये जिसने डिसीजन दे दिया उसको मान लो, ठीक बात। आप अपना डिसीजन अपने एक्यूमेंट के हिसाब से, हो सकता है कि कभी कभी आपको, जैसे मैंने अभी बताया था कि आपको सस्ता माल खरीदना है, महंगा बेचना है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको लगता है मुझे मार्केट को पेनिट्रेट करना है, तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट बेच दिया या कॉस्ट से नीचे भी आपने बेच के मार्केट को पेनिट्रेट कर लिया, और आपने देखा कि तो ये एंटरप्रेन्योर का विजन है, ये एंटरप्रेन्योरशिप है, कैप्चर द मार्केट, कैसे कैप्चर करना है या क्या स्ट्रेटजी लगानी है। हाँ वो, लेकिन आपको जो भी करो आप कैलकुलेटिव हो, कि मैंने कैलकुलेटिव रिस्क ले रहे हो कि आपकी मुझे इतना घाटा होने वाला है और इस घाटा मैं इस कॉस्ट पे ले रहा हूँ, या ये ब्रांड बन रहा है मेरा, ये नाम बन रहा है, इसलिए मैं ये घाटा ले रहा हूँ। तो वो कैलकुलेटिव डिसीजन लेना चाहिए। तो उसके लिए आपको जो नंबर्स हैं उस पर काम करना पड़ेगा। नंबर्स पे काम करने के लिए आप, वो सीए भी हो सकता है, वो एमबीए फाइनेंस भी हो सकता है, वो डाटा साइंस वाला हो सकता है, जो फाइनेंस के नंबर्स को समझता हो। वंडरफुल। आज की समस्या है, या इट्स अ बून और अ कर्स, बट इट इज़ देयर, दैट इज़ एआई। मतलब अब एआई के आने के बाद एआई पूरी तरीके से हमारे देश में कहीं ना कहीं से, हर तरीके से, मैं और आप भी आज सीडो एआईज हैं। सो एआई के आने के बाद आपके बिजनेस को या आपके एडवाइजरीज को कितना थ्रेट है? देखिए, मैं एआई की जहाँ तक बात करूँ, एआई से एआई कोई थ्रेट नहीं है, एआई अपॉर्चुनिटी है। और जैसे पहले के आज के 20 साल 25 साल पहले अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी था, उसको कंप्यूटर उसने सीखना शुरू किया, तो वो उस एक अपने समय से आगे चला गया। जैसे कि आज के ज़माने में अगर आप
को कंप्यूटर चलाना या लैपटॉप चलाना या वो इंटरनेट यूज़ करना नहीं आता है आज के, मतलब अगर 2 साल 3 साल पहले, तो आप कितने भी पढ़े लिखे हो लेकिन आप सफल हो सकता कि नहीं हो पाए, या आप को एक आपका एक बैरियर रहेगा आपकी सक्सेस में। उसी तरीके से अब एआई है। एआई आने के बाद एआई कुछ भी नहीं है, एक जो रिपीटिशन ऑफ वर्क जो होता है उसको केवल वो क्लर्कियल काम को अपनी ज़िंदगी से आपके हटा रहा है, यही एआई कर रहा है। मतलब अगर आप देखेंगे पूरे एआई का क्रक्स निकालेंगे तो एआई केवल जो क्लर्कियल काम है या जो रिपीटेड वर्क है, जो अपने आप जो एक डाटाबेस में डाला जा सकता है, वो आपसे आपकी ज़िंदगी से हटा रहा है। तो अच्छी चीज़ है। अगर वो आपकी ज़िंदगी से हट रहा है तो आपके पास बाकी क्रिएटिव करने के लिए काम आ रहा है, आपके लिए और अच्छी चीज़ें सीखने के लिए काम आ रहा है। आज पहले के जब जो कोई लेटर लिखने में, मेल लिखने में आप 2-2 घंटा सोचते थे, वर्ड चूज करते थे, आज आप एक क्लिक में 1 सेकंड में आपका मेल, आपका ड्राफ्ट हो जा रहा है। आपको खुद ही सजेस्ट करेगा भाई कि आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है कि ये वाला ऑप्शन चूज करना है, तो आपके कितने 2 घंटे बच गए सीधा। तो और या कोई चीज़ आपको जहाँ जनरेटिव एआई की बात करेंगे तो जनरेटिव एआई से आप देखोगे तो कितनी लोगों की कितनी सहूलियत मिल रही है। तो एआई, इसमें खुद एआई कोई थ्रेड नहीं है। आप एआई यूज़ करते हैं? मैं तो पूरा बहुत अच्छा यूज़ करता हूँ। अच्छा यूज़ करते हैं। अच्छा, जो आपके पास स्किल्ड वर्कर्स हैं, मतलब जो आपके साथ में काम कर रहे हैं, आपके क्लरिकल्स में आपने कहा जो आपके साथ काम कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है एआई उनके काम को रिप्लेस कर देगा? मतलब जिसकी एक आमदनी चल रही है आपके साथ, अब आपके कंपनी के अंदर आ गया, अब तक मैं कंपनी के आपके पार्टनर्स की बात कर रहा था, तो अब जो आपके पास आपका अपना टीम है, क्या एआई आने वाले समय में ऐसे टीम्स को आपको लगता है कि रिप्लेसमेंट है? नहीं, एआई से उसमें कोई दो राय नहीं है कि जो काम 10 आदमी करते थे वो हो सकता है कि 5 आदमी कर पाएँ या 3 आदमी कर पाएँ। वो उसमें वो एग्जिस्ट करता है, इसकी पॉसिबिलिटी है, बट इफ़िशियंसी बढ़ जाती है। आप चाहो तो उन्हीं 10 से आप 100 आदमी का काम लेके आप अपना धंधा बढ़ा सकते हो। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन कि हाउ यू आर सीइंग द, मतलब दिस एआई एंटायर बिजनेस आउटलुक, और इसको अपॉर्चुनिटी को आप इसको आपदा की तरह देख रहे हो या अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हो, ये तो आप पे डिपेंड करेगा ओवरऑल में। लेकिन एआई से किसी भी देखा जाए तो एआई से ह्यूमन को रिप्लेस करना मुश्किल है, ह्यूमन माइंड को रिप्लेस करना मुश्किल है। ये अलग बात है कि अगर आप अपने दिमाग को ही नहीं चलाएंगे तो आप रिप्लेस हो ही जाएंगे। हाँ, मतलब डेफिनेटली आज की जनरेशन जो है, दिस इज़ द प्रॉब्लम। मतलब कई बार ना आज की जनरेशन जो है वो सुपर डिपेंडेंट हो जा रही है अपने क्रिएटिव सेल्फ को छोड़ करके। फिर तो आपको खुद काम करना पड़ेगा। ये तो देखो, बैड हैबिट्स तो यू नो व्हाट इज बैड, व्हाट इज गुड। बैड हैबिट तो पहले भी थी, मतलब पहले भी किसी भी चीज़ के लिए 2 तरीके हो सकते हैं, एक कठिन तरीका, एक आसान तरीका। तो आप आसान तरीके को आप अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं ना, लेकिन ये कि अगर आप रूटीन में उसको यूज़ करने लगे और आप अगर अपने माइंड को, जो आपका मेन कोर है, आपका माइंड आपका कोर है, तब आप पीछे हो ही जाएंगे, आप ऑब्सोलेट हो जाएंगे या आप भीड़ का पार्ट बन जाएंगे। तो अगर आपको एक्स्ट्रा बनना है, या आप एआई को या टेक्नोलॉजी को यूज करिए, किसी भी टेक्नोलॉजी को, चाहे एआई था, चाहे फ़ोन था, चाहे मैसेज था। अब आज डेट में भी तो फ़ोन है तो उसमें इंटरनेट चल रहा है या सोशल मीडिया चल रहा है। कुछ लोग सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं केवल एंटरटेनमेंट के लिए, कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, कुछ जो लोग यूज़ कर रहे हैं उसको अपनी क्रिएटिविटी को सेल करने के लिए। वो अपना कंटेंट दिखा के पैसा कमा रहे हैं, कुछ लोग देख के टाइम ख़राब कर रहे हैं अपना। तो आपको किस कैटेगरी में आना है तो आप पे डिपेंड करेगा। वहीं जी, जो आपने अपना सफ़र किया है, आपने अपनी जर्नी करी है, उस जर्नी में आपके साथ कई सारे ऑफ कोर्स उतार चढ़ाव आए होंगे, लेकिन एक बात शायद दर्शकों को नहीं पता या हमारे ऑडियंस को नहीं पता कि आपने एक 5 साल में एक कमेंडेबल जर्नी करी। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दिस सक्सेस? नहीं, पहली बात तो जैसे मैं पहले ही हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है तो पहले उसको सीखना ज़रूरी है। करेक्ट, ठीक है। तो जैसे हम लोग कहते हैं, हम लोग पहले अपनी जॉब, हमने जो सीए, इवन बिफोर सीए हमने जॉब स्टार्ट करी थी। तो बिफोर सीए हमने जॉब स्टार्ट करी, जॉब करते करते सीए करा।
तो हमने एक बेसिक से यानी कि जो अकाउंटिंग एंट्री से लेके और कंप्लायंस तक का और सीएफओ तक का सफ़र तय करा इंडस्ट्री में। तो हमने एक एंटरप्रेन्योर के माइंडसेट से देखा, यानी कि बिजनेसमैन के माइंडसेट से देखा, एक लाला माइंडसेट भी देखा, लाला के साथ भी काम करा, एमएनसी में भी काम करा और एक स्ट्रक्चर कंपनी में भी काम करा, इंडियन स्ट्रक्चर कंपनी में भी काम करा। तो हर कल्चर को, हर तरीके के काम को आपने सीखा हर जगह, हर डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करा, तो वो सीखा। तो वो सीखने के बाद जब हम एडवाइजरी में आए, अब ये हमारी एडवाइजरी में और नॉर्मल जो एडवाइजरी में फ़र्क इतना ही होगा केवल, जो कोई भी सीए जिसने अपना काम सीए पढ़ाई करी अपना उसने प्रैक्टिस शुरू कर ली, या कोई सीए फर्म में जॉब करी उसकी अपना प्रैक्टिस शुरू कर ली। तो दोनों और हमारी में फ़र्क इतना होगा कि हमने इंडस्ट्री देखी है, हमने लोगों को बिजनेस करते हुए देखा है, हमने अपने सामने ही बिजनेस खड़ा होते देखा है, तो हमने अपने साथ करा हुआ है। तो हमारे पास बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं, यूजेज हैं, तो उसका इम्पैक्ट है कि हम जॉब छोड़ के जब हम प्रैक्टिस में अपना ये एडवाइजरी काम में आए, तो हम इसलिए थोड़ा सा इतना तेज़ी में आप भागे बाकी कि लोगों को पकड़ना मुश्किल हो गया। नहीं, पकड़ना मुश्किल कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, ये दिस इज़ द इवॉल्वेशन जर्नी। आप कैसे इवॉल्व होते हो, आप नई चीज़ों को यूज़ करते हो, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हो, नई चीज़ों को सीखते हो, एडॉप्टिव होते हो। अब जैसे कि अगर आप देखोगे तो मैं डिजिटल के जितने माध्यम हो सकते हैं, मतलब सारे माध्यम में यूज करता हूँ। तो अब वो क्या है कि आपको कैसे अपने आप को हर तरीके से आपको अपने आप को इक्विप्ड रखना है, तभी आप आगे ग्रो कर पाओगे। आप न्यूज़ चैनल्स में भी आते हैं, आप हर जगह आपको आजकल देखा जा रहा है। एक बात बताइए, आप इतनी जगहों पे जाके भी अपने आप को इतना सिंपली कैसे रखते हैं? बिकॉज यू आर नॉट विद द पॉम्प एंड शोज, मैंने आप बहुत सिंपल लाइफ लीड करते हैं। मतलब मैं जहाँ तक देखा हूँ, यू आर बीन एवरीवेयर, सो हाउ डू यू मैनेज दैट? नहीं, उसमें देखिए क्या है कि हम लोग, जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमारी जर्नी जो स्टार्ट हुई, तो जर्नी हमने अकाउंटेंट से करी। तो ये अगर आप अपने दिमाग में अगर आप किसी चीज़ को हावी अगर होने देते हैं, जैसा कि आप देखते ही होंगे बहुत बार सोशल मीडिया में आता है या कहीं भी आता है कि एग्जाम्पल लेते हैं लोग सचिन तेंदुलकर का, सचिन का और इसका अमिताभ बच्चन जी का, तो या मोदी जी का भी, कि तो आपको हमेशा सीखने का भूख होना चाहिए। आपको मतलब आप सवेरे उठिए तो आप मान के चलिएगा आज ये मेरा पहला दिन है और मुझे आज ही अपने आप को प्रूफ करना है कि मैं कुछ ज़िंदगी में करना है या करूँ। तो अगर ये एटीट्यूड आप रखोगे तो आप हमेशा कुछ सीखोगे, नया सीखोगे। तो मेरा यही रहता है कि जैसे कि बहुत सारे जो मतलब अपना पर्सनल एटीट्यूड मेरा जो है, मैं हमेशा पॉजिटिव चीज़ें देखता हूँ। मतलब हाँ, हमेशा जो है किसी भी चीज़ में केवल सकारात्मक चीज़ देखता हूँ, नकारात्मक चीज़ें देखता नहीं हूँ। दूसरा, किसी भी आदमी में भी केवल पॉजिटिव चीज़ देखता हूँ, उसका ले लेता हूँ पॉजिटिव वाला, लुक आउट, निगेटिव वाला उसका छोड़ देता हूँ। तो वो ऐसा नॉर्मल है, वंडरफुल, नेचुरल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। एक हमारा सेगमेंट है जिसको हम कहते हैं लोग कहते हैं। मनीष जी, इस सेगमेंट में आपके लिए एक क्वेश्चन है कि लोग ये कहते हैं कि मनीष जी किसी को मना नहीं कर पाते, तो ये बात कितनी इसमें सच्चाई है? बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये तो अच्छी बात है ना कि अगर आप कोई भी चीज़ को आप मना नहीं करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ना करने से तो कोई ज़िंदगी में सलूशन मिलेगा नहीं। हाँ करेंगे तो उसका कोई ना कोई सलूशन आगे ट्रेड मिलेगा, कोई नई चीज़ मिलेगी। मतलब कहीं रास्ता बंद हुआ तो वो अगर हाँ करके आगे बढ़ेंगे तो दूसरा रास्ता मिल जाएगा। हो सकता है छोटा मिले, आगे छोटा जाके बड़ा हो जाएगा। क्या बात है। तो क्या बात ये मेरा मानना ये है कि हमेशा सिचुएशन में आपको एग्रेसिव और अफर्मेटिव और पॉजिटिव होना रहना चाहिए। ना करने से कोई सलूशन नहीं निकलेगा ज़िंदगी में। बहुत बढ़िया, ये एक बहुत अच्छा एडवाइस था। लोग जनरली लोग कहते हैं सेक्शन में खुद को डिफेंड करते हैं, बट आपने अपने आप को इतने अच्छी तरीके से पुटअप किया कि ना करना कोई सोल्यूशन नहीं है, हाँ करने से कोई ना कोई रास्ता तो बन ही जाएगा। वंडरफुल सर। मनीष जी, इतना अगर मैं देखूं आपको कि आपने एक यू हैव डन अ जर्नी अगेन विच आई हैव सेड ऑलरेडी, बट आप अपने बारे में थोड़ा सा शुरुआत से अपने बारे में कुछ बताएं, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है जानना कि कैसे ग्रेजुअली कहाँ से कहाँ तक का सफ़र आपने तय किया। देखिए अभिषेक जी, जैसा कि आप जानते हैं, ज़्यादातर अगर देखोगे हम लोगों के जो एज के जितने लोग होंगे, ज़्यादातर तो सब इस छोटे शहरों से आए। तो उसी तरह से मैं भी एक छोटा शहर है उत्तर प्रदेश में, सुल्तानपुर एक ज़िला है, तो जहाँ से हम लोग मतलब मैं आता हूँ, और जहाँ तक हमने बीकॉम तक की पढ़ाई सुल्तानपुर में करी थी।
ठीक है। बीकॉम करने के बाद हम दिल्ली जब आए सीए किया, और सीए करने एक्सीडेंटली आए, मतलब कोई ऐसा प्लान मतलब नहीं था ऐसा CA कोई करने प्लान का। नहीं था? हाँ, सीए करने कोई प्लान नहीं था। उसमें ये था कि एमबीए करना चाह, जैसे हर भी कॉमर्स का होता है वो एमबीए करना चाहता है, बट एमबीए करने में इकट्ठा पैसा जाता है, एक साथ पैसा जाता है, 2 ढाई लाख 3 लाख, जो उस समय जो 5 लाख तक का जो भी होता था। तो हमारे घर वालों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो हमें एमबीए करा पाए। तो उसमें मेरा एक दोस्त था, वो सीए करने आया था, तो उसने कहा कि सीए में पैसे नहीं लगते कुछ ज़्यादा। तो मैंने कहा सबसे अच्छा यही है, यही कर लेते हैं। तो इस चक्कर में हम सीए करने यहाँ पे आ गए। सच में पैसे नहीं लगते? सीए में पैसा नहीं लगता, सीए में तो Wonderful. सबसे Wonderful. यही मेहनत सीख लगती है। हाँ, मेहनत लगती है केवल। अगर आपको लगन है और आपके पास एक नेवर गिव अप की जो अप्रोच है अगर आपके अंदर है, तो आप सीए तो कर ही लोगे। तो और सीए कर लोगे तो सीए करने के बाद तो ज़िंदगी आपकी कहीं ना कहीं चली जाएगी। चली जाएगी, अच्छी डायरेक्शन पकड़ सकती है। तो यही है कि हम लोग जो एक छोटे शहर से आके सीए करने के बाद, और सीए करने के बाद तो सारी जर्नी कॉर्पोरेट की और बाकी जर्नी आपकी तैयार हो जाती है। वंडरफुल सर, वंडरफुल। सो फ्रेंड्स, टुडे वी हैड मनीष जी। मनीष जी से हमारे को बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशंस मिली है। मतलब जनरली हम कभी भी किसी ऐसे एंटरप्रेन्योर को या ऐसे एडवाइजरी को बुलाते हैं जहां पर हमको बहुत बारीक ओवरव्यू मिल जाता है, बट ये डेप्थ में जा कर के इन्होंने जो हमको आज इन्फॉर्मेशन दी है कि कैसे बिज़नेस को बढ़ाना चाहिए, बिज़नेस में हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जो नए जनरेशन के लोग हैं उनको अगर बिज़नेस करना है तो क्या सिलेक्शन होना चाहिए, प्रोसेसेस। ही हैज़ एक्सप्लेन्ड दिस पॉडकास्ट वेरी वेरी एफिशिएंटली। इस पॉडकास्ट को लाइक करना मत भूलिएगा, इसको सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और मनीष जी की जो बुक है उसको भी खरीदना नहीं भूलिएगा। उसके बारे में डिटेल्स हम नीचे मेंशन कर देंगे। थैंक यू सो मच।